कुछ दिन पहले हमें एक बहुत अमेजिंग आइडिया आया था कि यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स तो हमें आते रहते हैं और लोग हमसे पूछते रहते हैं क्वेश्चंस, तो क्यों ना ट्विटर पे एक अपना नया हैंडल बनाएं और उस पे लोगों को बोले आए और हमसे सवाल पूछे। नहीं, इसका रीजन ये नहीं था। इसका रीजन ये था कि इतने ज्यादा कमेंट आते कि हमारे पास टाइम नहीं होता पढ़ने को, तो हमने उनको स्किम कर दिया। बोला ट्विटर पे जाओ, फॉलो भी कर लो और कमेंट भी उस दे वजह देना। से हमारे ट्विटर पे 300-400 फॉलोअर बढ़ गए। अच्छा, बाय द वे, ये पूरी स्टोरी बताने का तात्पर्य ये था कि जाओ ट्विटर पे हम लोग को फॉलो करो @ब्रोटोमोटिव। तो आज का सेशन हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके से कि जितने क्वेश्चंस लोगों ने हमसे ट्विटर पे पूछे हम वो सारे डिस्कस करेंगे और काम से रिलेटेड, और लोगों को अपना ओपिनियन भी देंगे इस बारे में कि हमारे जवाब कैसे है इन क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन आया है मुझे मिस्टर मंजीत सुमन की तरफ से। थोड़ा सा मुझे फनी लगा क्योंकि मतलब पूछने का तरीका ऐसा था, सर आई हैव अ डिजायर 2018 मॉडल इन ब्लू कलर बट इट हैज सम स्क्रैचेस, सम डेंट्स मेनली ऑन द लेफ्ट बम्पर एंड लेफ्ट फ्रंट डोर एंड बिग डीप डेंट ऑन राइट रेयर पैनल. आई जस्ट want to ask कि should I repaint my whole car or should I get the dents repaired? तू हंसा क्यों? इसमें फनी क्या है? मुझे पता है तू हंसा क्यों। नहीं, मैं तुम्हें भी पता है ना। नहीं, मेरे को कुछ जोक याद आ गया था। मुझे भी वही जोक याद आया था इसलिए मैं भी हंसा। बट ये सवाल क्या है, मतलब सर इंक्वायरी फॉर्म भर दो आप प्लीज, आपको जवाब आ जाएगा। तो इसका नहीं, वो नहीं है इसका जवाब ठीक ढंग। हाँ, इंक्वायरी फॉर्म भर तो नहीं है इसका जवाब। तो अगर गाड़ी के 3-4 पैनल पर डेंट हैं तो पहली बात तो वही 3-4 पैनल पर काम कराना चाहिए। अगर पूरी गाड़ी पे प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी गाड़ी रिपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, अगर हम पैनल पेंटिंग कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं कि एक रबिंग पॉलिशिंग का जॉब आप पूरी गाड़ी पे करवाओ, उससे पूरी गाड़ी इवन हो जाती है, फ्रेश लुक पूरी गाड़ी में आ जाती है। और जो लास्ट का पार्ट था इसमें कि शुड आई गेट द डेंट्स रिपेयर्ड, तो सिर्फ डेंट रिपेयर करने का एज सच कोई तरीका नहीं है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया भी था कि पीडीआर करके एक टेक्नोलॉजी आती है, पेंटलेस डेंट रिमूवल, जिसमें हम लोग टूल्स यूज करके और सक्शन कैप्स वगैरह यूज करके डेंट को वापस बाहर निकालते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि उससे रिलेटेड जितना थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंडिया में वाइड स्प्रेड नहीं है, और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स भी आते हैं वो भी इंडिया में बहुत वाइड वैरायटी में नहीं है। वो चीज़ करने में बहुत टाइम जाता है और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पर इंडिया में उतनी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो ये है कि गाड़ी का डेंट बनाया जाए, चाहे वो हाथ से बनाया जाए और उसके बाद या फिर डेंट पुलर यूज करके, और उसके बाद उस पैनल को पेंट किया जाए। तो अगर आपकी गाड़ी में 4-5 पैनल में प्रॉब्लम है तो आप वो 4-5 पैनल पेंट करा सकते हो, और अगर आपको लगता है और पैनल्स में भी दिक्कत है तो फिर आप पूरी गाड़ी पेंट कराने का सोच सकते हो। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चंस क्या है ना, काफी कॉमन रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट सेम क्वेरीज वगैरह रहती हैं, तो ये एपिसोड के थ्रू हम लोग वो क्वेरीज को अच्छे से डायरेक्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है निखिल जोशी की तरफ से, हाउ कैन आई लीगली चेंज द कलर ऑफ माई कार, रैप और पेंट, व्हाट अथॉरिटीज डू आई कॉन्टैक्ट, हाउ लॉन्ग डज द प्रोसेस टेक। अब मैंने बहुत बार ये वीडियो में पहले भी समझाया है कि ये सारा स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हर आरटीओ के अपने प्रिटी मच अपने हिसाब से गाइडलाइंस हैं, और कई स्टेट्स में कलर चेंज का परमिशन आरटीओ दे रहे हैं, कई जगह नहीं दे रहे हैं। राघव को ज्यादा पता है, ये सारे फॉर्म गणेश के साथ राघव देखता है। तो कैसा है प्रोसेस? सबसे पहली चीज तो जो आपने अथॉरिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा, अगर आप किसी भी सिटी या स्टेट में है तो गाड़ी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम या चेंजेस कराने तो आपको अपने लोकल आरटीओ में ही बात करनी है। दूसरी चीज, कलर चेंजिंग जो एक पर्टिकुलर सर्विस है वो सब सिटीज एंड स्टेट्स में अलाउड नहीं है। तो अगर आप अपनी सिटी या स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं उस लोकल अथॉरिटी के बारे में, नहीं तो उस अथॉरिटी पे जाके किसी कंसर्न पर्सनल को पकड़ के आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी पे काम करवा सकता हूँ कि नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कलर चेंज लीगल है तो उसके लिए एक बीटीआई फॉर्म करके आता है जो आप भर के सबमिट करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसकी 700-800 रुपये फीस है इफ यू डू इट बाय योरसेल्फ, और इफ यू हायर एन एजेंट टू डू इट फॉर यू देन दे चार्ज क्लोज टू अबाउट 2500 to 3000-3500 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कार। एंड बीटीआई फॉर्म के साथ आपके सारी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी आरसी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब चीज़ें एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाते हैं। उस बीटीआई फॉर्म के रिसिप्ट के बेसिस पे आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कलर चेंज करवा सकते हैं। वो कलर अप्रूवल आ जाता है उसमें बेसिकली, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन अप्रूवल कि यू कैन डू इट। बीटीआई फॉर्म में भरा जाता है कि मेरी गाड़ी, आई एम ओनर ऑफ दिस कार, दिस इंजन नंबर, चेसी नंबर, आई वांट टू चेंज कलर फ्रॉम सिल्वर टू फॉर एग्जांपल रेड। राइट। तो आपको वो स्टैंप मिलके सर्विस प्रोवाइडर को दे सकते हैं। स्टैंप उस पर जब लग जाता है आप कलर चेंज करवा के फिर गाड़ी रेडी करवा के जाते हैं
एंड आरटीओ में जो इंस्पेक्टर रहते हैं ऑन द स्पॉट, जब आपकी अपॉइंटमेंट ली जाती है तो वो गाड़ी चेक करते हैं, उनके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होते हैं तो वो आरसी को सबमिट कर लेते हैं अपने पास, एंड देन वो रिवाइज होकर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आती है, Form- व्हिच टेक्स अबाउट 3-4 वीक्स। बीटीआई का जब हम फॉर्म भरते हैं और कलर चेंज का अप्रूवल आने तक इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाता है, एक आध दिन में ये काम हो जाता है। अगर आपने एजेंट हायर किया है किसी को हु इज एबल टू हेल्प यू आउट, तो फटाफट जाके काम करा के 1-2 दिन में आपको अप्रूवल दे सकता है। अगर आप खुद करेंगे तो हो सकता है आपको 2-4 जगह जाना पड़े, बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू गो टू एंड किससे परमिशन लेनी। तो आइडिया बेसिकली ये है कि अगर कलर चेंज अपनी गाड़ी पर कराना है, जब फॉर्म सबमिट किया, एक बार अप्रूवल आ गया तो 2-3 दिन का ये काम है। अप्रूवल आने के बाद सर्विस प्रोवाइडर से कलर चेंज कराने में 15 से 20 दिन लगते हैं, पूरे प्रोसेस को, गाड़ी को रिकलर करने में कभी कभी महीना भर भी लग जाता है। और उसके बाद जब चेंज हो जाती है तो वापस से गाड़ी आरटीओ जाती है इंस्पेक्शन के लिए। एक बार ये पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट हो जाता है, मोटा मोटी महीना भर पकड़ लो, उसके बाद नई वाली आरसी जो है वो घर के एड्रेस पे, जो भी एड्रेस आपने रजिस्टर्ड एड्रेस डाला है उस पे आ जाती है। 3 to 6-7 वीक्स मैक्सिमम। बट एक बार ये पूरा प्रोसेस हो गया तो आरसी तो घर पे आ ही जाएगी। बाय द वे, तेरे को पता या नहीं, कल हमने ऑक्टाविया की आरसी रिसीव की है, मेरे को पापा ने फोटो मारुति भेजा की भी था। आ गई। आ गई तो मारुति की भी आ गई, तेरा उसमें नाम आ गया, ऑक्टाविया की आ गई, उस पे मेरा नाम है और कलर चेंज हो गया। तो हमारी जब ऑक्टाविया हमने खरीदी थी तो सिल्वर कलर की थी, और उस टाइम में आरसी पे भी सिल्वर था। हम लोगों ने लीगली पूरा प्रोसेस करके अब जो नई आरसी हमारे पास आई है कल जो रिसीव हुई है, लाइम एसेंस आरसी पे मेंशन्ड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये पूरा ब्लू में क्यों है? ये है, मेरी तो एक तो नजर भी पहले से कमजोर हो गई है, पता है। नीरज वर्मा की तरफ से क्वेश्चन है, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस फ्रॉम वेयर यू हैव डन इंजीनियरिंग? भाई सब थोड़ी ना पूरे देश में इंजीनियर बन के बैठे हैं। हमारी मीडिया टीम में आधे लोग इंजीनियर हैं। हाँ, वो सच है। हम दोनों में से किसी ने भी इंजीनियरिंग नहीं की है। राघव ने आर्किटेक्चर में पढ़ाई की है। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड बैचलर के साथ साथ मैंने मास्टर्स डिग्री भी करी है अर्बन डिजाइन में। 7 साल मैंने पढ़ाई करी है, 3 साल मैंने काम किया है, 10 साल मैंने इस इंडस्ट्री में गलाए है। उसके बाद मैं गाड़ियां बनाता हूँ और इन बेटर लैंग्वेज गाड़ियां धोते हैं हम। हाँ, हम गाड़ियां धोते हैं। और मैंने कमर्शियल फ्लाइंग किया है, उसके बाद परस्यू नहीं किया एज अ करियर। फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम देख रहे थे तो कार डिटेलिंग लुक्ड क्वाइट प्रॉमिसिंग। 2016 में हमने बिजनेस शुरू किया और उसके बाद जो भी नॉलेज गेन करी है वो थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही गेन करी है। हम लोग इसके लिए पर्टिकुलरली कोई क्वालिफाइड नहीं थे, एंड आई थिंक क्वालिफिकेशंस हमारे एजुकेशन सिस्टम के बहुत ज़्यादा बिजनेस में उतने काम नहीं भी आते हैं। बिजनेस जो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है ओवर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो काम में आता है। Right. तो हम लोग का बैकग्राउंड इससे रिलेटेड नहीं था, गाड़ियों का शौक था, कुछ नया बिजनेस करना था, इसमें घुसे और फिर करते गए। क्विट करना ऑप्शन नहीं था, सरवाइव कर रहे थे, बस करते करते हो गया। That is what brings us here today. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इश्क की तरफ से। इश्क विश्क। बाय द वे, ये जो सही में उसका नाम इश्क हाँ, है? तो बोल तो रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मतलब मैं रैंडमली मुझे लगा कुछ और होगा, मुझे लगा कुछ होगा। और उसका हैंडल भी इश्क्यू है। तो क्वेश्चन पूछा है, कैन वी अप्लाई पीपीएफ ऑन ओल्ड कार्स आफ्टर पेंट? व्हाट आर द कार्स दैट यू ओन? ये गलत बात है, 2 सवाल पूछे हमने, 1 सवाल का परमिशन दिया था, पर ठीक है। पेंट करने के बाद अगर पेंटिंग का प्रोसेस पूरा ठीक है और पेंट की बॉन्डिंग सरफेस के साथ अच्छी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है उसे अचीव करना रिफिनिश में, तो पीपीएफ लगाया जा सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्टिल देयर इज अ 5 to 10% चांस कि पीपीएफ का ग्लू क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो कल को जब पीपीएफ उतारेंगे रिप्लेस करने के लिए कभी भी, तो पेंट भी डैमेज हो जाए, पेंट साथ में आ जाए। अभी मैं इसको 2 एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। पहला एग्जांपल है, आपने गाड़ी नई खरीदी है, 2-3 महीने हुए हैं और 2-4 जगह से गाड़ी घस गई है, आपको टाइम नहीं मिला पीपीएफ कराने का, बट नाउ यू थिंक इट्स वर्थ इट एंड यू वांट टू गो फॉर दैट सर्विस। इन दैट केस 2-3 पैनल अगर रीपेंट करके आप नई गाड़ी पे पीपीएफ चढ़ा रहे हैं, दैट इज टोटली वर्थ इट एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप बाकी और डैमेजेस से गाड़ी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। वहां पे उतना छोटा सा एक रिस्क लेने को यू शुड बी रेडी। पर अगर गाड़ी 2-3 साल पुरानी है या 4-5 साल पुरानी है और उसको आपने रीपेंट या रिफिनिश करवाया है और उस पर पीपीएफ कराने का सोच रहे, देन आई बिलीव कि वो उतना सेंस नहीं बनता है। एंड हम अपने सारे क्लाइंट्स को मना भी करते हैं वैसे भी कि आप मत करवाओ। उसका सबसे पहला रीजन है, एक तो पूरी गाड़ी रीपेंट होने की वजह से आपको पूरे गाड़ी पे लगे हुए पीपीएफ पे वारंटी नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग, रीपेंटेड पैनल्स पे कोई भी कंपनी ऑल ओवर द ग्लोब वारंटीज नहीं देते, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिफिनिश जॉब इज बीन डन ऑन द कार। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप वो पैनल डैमेज हुआ ही है तो यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ द ओईएम पेंट हेयर, तो वो ऑलरेडी रिपेंटेड है, आप पीपीएफ उतारेंगे, फिर वापस से उसको रिपेयर करवाएंगे, फिर वापस से पीपीएफ कराएंगे, तो यू हैव टू पे डबल कॉस्ट देयर।
जहाँ पे द पेंट इज नॉट दैट वर्दी इनफ टू प्रोटेक्ट. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट रीसेल वैल्यू के बेसिस पे ओईएम पेंट की बात करूँ मैं तो उस हिसाब से रिपेंटेड अगर पूरी गाड़ी है तो हम रेकमेंड नहीं करते. जितने भी अच्छी क्वालिटी का पेंट जॉब हुआ हो, वी डोंट रेकमेंड आवर क्लाइंट्स टू डू पीपीएफ ऑन इट. पीपीएफ कराने का सबसे मेन रीज़न यही है कि जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हो, मैं ये समझता हूँ कि अलग अलग सर्विस है, ठीक है, हम बॉडी शॉप इंडस्ट्री में भी हैं और हम डिटेलिंग इंडस्ट्री में भी हैं. तो हम गाड़ी को अगर डैमेज हुआ है तो हम पेंट करा सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द आइडिया कि जब एक इंसान एक नई गाड़ी खरीद रहा है तो उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे. राइट. वहां पर पीपीएफ काम में आता है. दो पॉइंट्स हैं एक्चुअली. पहला पॉइंट है कि अगर गाड़ी नई है और आप उसे कहीं से रीपेंट करवाते हैं, सपोज डैमेज हुआ तो सबसे पहली चीज है, यू आर नॉट श्योर कि आपको वो एग्जैक्ट ओईएम वाली फिनिश मिलेगी कि नहीं. कलर मैच होगा, कलर मैच होगा या नहीं होगा, मटेरियल कैसा यूज होगा, उसकी लाइफ कैसी रहेगी. लेकिन केसेस कलर मैच भी हो गया, लो क्वालिटी मटेरियल यूज करने की वजह से 6 महीने बाद वो पैनल फेड हो जाता है. तो इन दैट केस पीपल बिकम स्केप्टिकल कि मेरे को पेंट नहीं कराना. दूसरी चीज होती है पीपीएफ की सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज. सेल्फ हीलिंग होने की वजह से जो वॉशिंग से जो थोड़े बहुत भी स्क्रैचेस आते हैं वो विद टाइम हील हो जाते हैं, जिस वजह से गाड़ी लॉन्गर टाइम में और ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखती है. तो दीज आर द टू रीजंस जिस वजह से लोग पीपीएफ कराना चाहते हैं. ये तो एक खासियत है. मैं कमेंट, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं जब हम कोई इस तरीके का वीडियो पोस्ट करते हैं और बहुत नेगेटिव भी आते हैं. बट द थिंग इज कि देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो सबके लिए नहीं बना. इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. जिसको उसमें वैल्यू दिखती है वो प्रोडक्ट उसी के लिए है. राइट. मेरी गाड़ी में अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर सकूं मैं जिससे 2 साल बाद भी मेरी गाड़ी में वो ग्लॉस बना रहे जो फर्स्ट डे जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तब था, तो मेरे लिए वो वैल्यू रखता है. A lot of our clients we tell them कि आप आज शायद ऐसा लग रहा हो कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरी गाड़ी पे वर्थ इट है कि नहीं है, बट लॉजिकली यू गेट टू रीप इट्स बेनिफिट्स 2-3 years 5 years डाउन द लाइन. जब आप साथ में बिकी हुई कोई गाड़ी देखते हो और उसकी फिनिश देखते हो, कंपेयर करते हो, बोलते हो नहीं यार मैंने अच्छा डिसीजन लिया है काम करा के. और सेकंड पार्ट आंसर करने के लिए, व्हाट कार्स डू यू ओन, तो हमारे पास एक स्कोडा ऑक्टाविया है जो हमने यूज्ड खरीदी, जो सिल्वर कलर की थी और उसे हमने लाइम एसेंस में पेंट किया. दूसरी हमारे पास गाड़ी है एक्सयूवी 500 जिसको हमने 700 का कलर किया. मैं खुद ही कंफ्यूज हो बीच जाता का डायलॉग खा गया वो. एक्सयूवी 500 जिसपे हमने एक्सयूवी 700 का इलेक्ट्रिक ब्लू कलर किया है. तीसरी है हमारे पास एक मारुति 800 जो बेचारी पड़ी हुई है, कभी कभी इस्तेमाल होती है, पर है इसी फैमिली की मेंबर है. हर्षल की धन्नो है वो. हर्षल की धन्नो. उसके बाद परीक्षित के पास बाइक है निंजा 650 और मेरे पास बाइक है वर्सेस 1000. इसके अलावा हमारे पास एक बर्गमैन भी है जो इन मेजॉरिटी केसेस अब पापा यूज करते हैं. और पहले एक गाड़ी ऑफिस में ऐसी होता है जो हम गिनवाना नहीं चाहते. था. मैं उसको अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझता. वो अडॉप्टेड है. वो अडॉप्टेड है और वो अनवांटेड है. आई होप आपको जवाब मिल गया. हमारे पास ये सारी गाड़ियां हैं. और कोई है क्या? अब है कहीं और पता ना हो तो अलग बात है. है ना, एक एक्सपल्स बिकी हुई है बट ओनरशिप चेंज नहीं हुई एक है. एक्सपल्स बेच दी थी, चलान आ रहे मेरे को अभी भी उसके नाम के, तो वो हमारी नाजायज बाइक हो गई. नेक्स्ट क्या है? आशीष की तरफ से आया है, इज इट फेयर टू मॉडिफाई अ 20-year-old कार विद हाई एक्सपेंसेस? हाई एक्सपेंसेस एज इन मतलब गाड़ी को रिस्टोर करने में हाई एक्सपेंसेस वो भी जाता है और उसको 20 साल पुरानी गाड़ी को Running के मेंटेन लिए. करने में भी बहुत एक्सपेंस जाता है और सब चीज है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है वो. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो ये आना चाहिए कि वो उसके आगे लीगल भी है कि नहीं गाड़ी चलाना. क्योंकि अगर वो ही नहीं है तो फिर तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. अच्छा, बाय द वे, बहुत इंडस्ट्री में ये मिसकंसेप्शन भी है कि 15 साल बाद आप गाड़ी नहीं यूज कर सकते. भाई हमारी भी मारुति 21 साल हो गए, 23 साल, हाँ, अभी भी लीगली हम उसको चला रहे हैं. तो आपको आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है और फिटनेस सर्टिफिकेट कंप्लीट करना पड़ता एंड है. दिस वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट. आपकी गाड़ी अगर फिट ऑन रोड है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाता है. तो ये 15 साल वाला लॉजिक ऐसा नहीं. हाँ, 15 साल के बाद आरसी आपकी टर्मिनेट जरूर हो जाती है, बट वो फिर वापस आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक इट विल टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द कार कि उस पर कितना काम करना पड़ रहा है. अगर उस पर इतना ज्यादा काम है कि आप यू आर स्पेंडिंग क्लोज टू एन अमाउंट जो एक नई गाड़ी जिसमें आ सकती है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बट मैं ये एक ही बात बोलूंगा, ये जो सवाल है ना, ये सवाल इंसान एक लॉजिक से नहीं सोच सकता. करेक्ट. ये जो भी बंदा डिसाइड करता है ना, मैंने 20 साल 30 साल पुरानी गाड़ी रिस्टोर करनी है, लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक दो. सीधी बात है. तुम वो बना रहे हो क्योंकि तुम्हें वो गाड़ी पसंद है, एज सिंपल एज दैट. उसके बाद उसमें 2 लाख लग जाए, 4 लाख लग जाए, 10 लाख लग जाए, इट्स योर बेबी, यू वांट टू गेट इट डन, सो यू विल डू इट. नहीं, कहीं कभार देख ऐसा मजबूरी भी हो सकती है. मैं ये नहीं बोल रहा एवरीबॉडी वुड बी इन दैट सिचुएशन. मजबूरी भी होती है कि मैं नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको रिस्टोर करना क्या सही ऑप्शन है? माय आंसर इज वही
कि अगर उसमें इतना पैसा लग रहा है कि आपको एक छोटी नई गाड़ी खरीद सकते हो तो डोंट स्पेंड ऑन इट। ज्यादातर लोग जो ये सवाल पूछते हैं उनका रीजन ये होता है दैट देयर इनटू क्लासिक राइट कार्स, राइट। उनको पुरानी गाड़ियां पसंद हैं। Right. आज हमारे भी एक कस्टमर है पद्मिनी है, उनके पास एम्बेसडर भी है, बहुत सारी है। हमारे सिविक 97 वहाँ शौक वाले, की बात आ वो जाती शौक है। वाली बात है। वहाँ गाड़ी में जो लग गया लगने दो, ये गाड़ियां जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे साथ रहेंगी, और मेरे अच्छे से जाने के रहनी बाद चाहिए। मेरे बच्चों के पास रहेंगी। हाँ। वो कलेक्शन वाला सिस्टम अगर रहता है ना तो वो शौक वाली चीज है, वहाँ पैसा फिर मैटर नहीं करता। लोग अपना जायदाद बेच के गाड़ियां बनाते हैं, ऐसे भी लोग देखे। और गाड़ियां ही नहीं, बाइक्स के साथ भी मैंने देखा है, लोगों के पास 60 70 बाइक्स का कलेक्शन और होता है। मैं सीधा एक चीज बोलता हूँ यार, आज की डेट में अगर एक बंदा 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद सकता है ना, तो अपनी गाड़ी को अच्छे से बनाने के लिए अगर 2-2.5 लाख रुपए खर्च करे तो इट्स नॉट एट ऑल स्टूपिड। नो इट्स नॉट। अपने शौक की बात होती है। किसी को फोन के शौक है, किसी को कपड़े के शौक है, किसी को घड़ियों के शौक है, किसी को गाड़ियों के शौक क्या है। होता है, आई एम इनटू वॉचेस तो आई अंडरस्टैंड। एक पटेक फिलिप की नॉटिलियस आती है, ठीक है। मैं बीच में एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे कार्डी बी ने पटेक फिलिप की नॉटिलियस पहनी हुई थी। शायद मैं घड़ी के नाम पे गलत हो सकता हूँ, दूसरे किसी ब्रांड की हो, बट उसने क्या किया, एक आती है कंपनी फिटेड डायमंड एनक्रस्टेड और एक होती है जो आफ्टर मार्केट में ज्वेलर्स से लोग करवाते हैं। उसने अपनी घड़ी में पूरा जूल्स बिठाए हुए थे। तो ये निको वाला चैनल देखा है तूने, वो जो वॉचेस पे बनाता है, थोड़ा मोटू सा है, बहुत अच्छा चैनल है उसका, एंटरटेनिंग है बहुत। तो उसने यही बताया, बोला अगर ये फैक्ट्री ओन्ड होती तो इस वॉच की कीमत वुड बी इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इवन दो द डायमंड्स आर वैल्यूएबल, बट वो काम जिस तरीके से बाहर हुआ है, द फिट एंड फिनिश इज प्रॉब्ली नॉट अप टू द मार्क, जिसकी वजह से वो घड़ी की रीसेल वैल्यू गिरा दी है रादर देन बढ़ा दी। वही चीज मैं कहीं ना कहीं काम में भी मानता हूँ। हम जिस तरीके से काम करते हैं, और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि हम करते हैं, मैंने इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे हाँ, there are a lot of people who do good. जिनके काम देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। तुम वो जब काम देखते हो ना, चाहे उसमें 2 लाख लगाओ 2.5 लाख लगाओ, वो गाड़ी की रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, राइट। वेराज अगर तुम्हारी गाड़ी 5 लाख की थी और तुमने उसे रिस्टोर करने में 1.5 लाख खर्चा, आई कैन गारंटी यू अगर वो काम अच्छे से हुआ है, वो गाड़ी खड़े खड़े 580 590 में बिक जाएगी। राइट। वेराज वही काम 5 लाख की गाड़ी है, 50,000 में काम किया है और घटिया काम किया है, फिनिशिंग खराब है, रन डाउन है, पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो 5 लाख की भी जो वैल्यू थी अब वो 4 लाख हो गई है। तो किस तरीके से काम किया जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। पॉइंट ये है कि अगर तुम डिसेंट काम अपनी गाड़ी में करा रहे हो तो यूर एक्चुअली, वो गाड़ी भी बेटर दिखने वाली है और वो कॉस्ट भी कुछ हद तक रिकवर होने वाला है जो तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। बट द इंटेंशन टू रिस्टोर द कार शुड बी क्लियर कि आप किस वजह से करवा रहे हो। स्पेशली विद अ 20-year-old कार, आई थिंक यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर इंटेंशंस एंड हैव एन ओपन बजट। अगला क्वेश्चन है मिस्टर दर्शन हिरपरा की तरफ से। व्हेन यू वॉश the dirty car, can you apply the degreasing chemical before foam wash? I want to know what it is. If it is mild degreaser, then does it do harm to the paint of the car? सबसे बड़ा रीजन जो गाड़ियों पे पेंट होता है वो है मेटल को बचाने के लिए एनवायरनमेंट से। जो डिग्रीसर्स एंड ऑल यूज होते हैं, पेंट में इतना केमिकल रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी माइल्ड डिग्रीजर या कोई भी केमिकल पेंट को डैमेज ना करे। अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में केमिकल यूज किए जाएंगे तो डेफिनेटली पेंट डैमेज हो सकता है। बट डिटेलिंग इंडस्ट्री का सारा रस यही है कि क्या केमिकल कहाँ यूज करना चाहिए और किस क्या डाइल्यूशन में करना है, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, आई थिंक कितनी देर उसे सरफेस पे रखना है, यही सारी नॉलेज जो है विद एक्सपीरियंस इंसान को आती है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया कि पेंट केमिकल्स की वजह से पेंट डैमेज तो हमारे यहाँ हुआ नहीं है, बिकॉज हमें पता है हम क्या यूज कर रहे हैं, कितना अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो और कैसे करना है, कितनी देर करना है, तो आप भी अपनी गाड़ी पे डैमेज नहीं करोगे। बट यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस और यू नीड टू हैव समबडी जिसने आपको सिखाया हो वो कैसे करना है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी टॉम डिक एंड हैरी टू जस्ट पिक अप द केमिकल एंड गाड़ी पे मार के वो चालू करे, क्योंकि वो डैमेज जरूर करेगा। अब इसमें यह जरूर होता है कि अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल यूज किया जाए, या अगर मान लो डिटेलर नया है, उसने पहले वो चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो चीज़ें डैमेज ज़रूर कर देगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, लोग इंटीरियर क्लीनिंग के लिए, काम आसान करने के लिए सस्ते में, हाँ मैंने कॉस्टिक सोडा यूज करते हुए देखा है। कॉस्टिक सोडा स्किन पे भी जब लगता है ना तो पूरा एकदम इचिंग कर देता है और ड्राई कर देता है पूरा स्किन। इंटीरियर पूरा एक हाथ मारा ऐसा और सफेद, पूरा सफेद हो जाएगा इंटीरियर, पूरा एक ऐसा वाइप किया पूरा क्लीन हो गया। बट प्रॉब्लम ये है, हमारा स्किन इच होता है बट फिर भी रिएक्ट करके रिकवर कर लेता है क्योंकि ये लाइव है। पर जो लेदर या प्लास्टिक एक बार खराब हो गया वो वापस रिपेयर नहीं हो पाता। वो एक बार डैमेज हो गया वो रिपेयर नहीं हो सकता। उस टाइम में साफ दिखता है पर बाद में डैमेज होता है। तो आइडिया डिटेलिंग के पीछे ये है कि केमिकल हमेशा माइल्ड होना चाहिए, मैन पावर ज्यादा लगनी चाहिए। कि अगर आप एक केमिकल एक बारी में आप क्लीन कर पा रहे हो तो आप माइल्ड वर्जन उसका यूज करो, आपको भले 2 बार वो क्लीन करना पड़े पर वो केमिकल की वजह से वहां पे डैमेज ना हो। करेक्ट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और भाई लोग, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज हम लोग को
और जाके सवाल पूछो एंड देन कमेंट सेक्शन में बोलो कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल आवर चैनल्स। हम मेहनत तभी करेंगे जब लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मरविन ने पूछा है, आई हैड सबमिटेड माय फॉर्म, हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पांस, #AskBroAutomotive। अब देखो मरविन, सीधी सी बात है, फ्रैंक होके बताते हैं, हमारे पास 150 से 200 इंक्वायरीज डेली आती हैं। जब हम वीडियोस डालते हैं तो वो 300-400 भी क्रॉस कर जाती हैं थ्रू मेल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट, फोन्स तो अलग से आते हैं। तो वी हैव अ टीम ऑफ 4 or 5 पीपल हु आर मैनेजिंग दीज मेल्स एवरी डे। तो हर एक मेल को टाइमली जवाब देना एकदम से हो नहीं पाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रोज हैंडल करें, बट देन अगेन वॉक इन कस्टमर्स भी आते हैं, उनको भी हैंडल करना होता है। डील्स क्लोज होती है, 1-1 1.5 घंटा भी चला जाता है कई कबार क्लाइंट्स के साथ। और यही लोग जब मेल्स भी हैंडल करते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो अपनी तरफ से जितने जवाब दे सके दें, बट कई कबार हमारी तरफ से डिले हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, आई डोंट नो वेयर यू आर फ्रॉम, बट इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र और यू आर फ्रॉम द नॉर्थ, देन वी हैव रिक्वेस्टेड आवर टीम टू नॉट हैंडल इंक्वायरीज फ्रॉम दैट डिस्टेंस। रीजन बीइंग कि हम उन लोगों को सर्विस केटर ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमने उनको भी बोला है अपना वर्कलोड थोड़ा रिड्यूस करने के लिए दूर की इंक्वायरीज को उतना फोकस ना करें। मैं इसको और एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, बिजनेस हमारा छोटा सा ही है, इट्स योर नेबरहुड बिजनेस। हमें रीच बहुत ज़्यादा मिल गई है, बट हम एक छोटा सा ऑपरेशन चला रहे हैं। 50-60 लोग की हमारी टीम है, एक छोटा सा वर्कशॉप है। एक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें लगता है पैसा, जगह और लोग। अब बहुत लोग ये सब पढ़ के बोलते होंगे अपना कस्टमर सर्विस सुधार लो, आप और लोग बढ़ा लो, और लोग हायर कर सकते हो। पर और लोग हायर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी जो फ्लोर पे टीम काम कर रही है वो दैट इज लिमिटेड, लिमिटेड, द स्पेस इज लिमिटेड। फिर अगर वहां भी लोग बढ़ा लिए तो जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो जगह लिमिटेड है। तो फिर मैं हर 6 महीने में, क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं, हम जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। हमने मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट की है इस जगह को रेडी करने के लिए। तो बहुत बार ना बिजनेस में स्केल जो है वो लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। आपके पास जगह भी है और आपके पास टीम भी है, फिर पता चलता है आप बहुत ज्यादा पैसा एग्जॉस्ट कर चुके हो तो अब पैसा नहीं है। तो ये रिसोर्सेज हैंड इन हैंड चलते हैं। इसलिए हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हमें और कस्टमर आ जाए और हम सर्विस दे दे, टर्नओवर अपना बढ़ा दे, पर कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शंस आ ही जाती हैं। एक थ्रेशोल्ड अपना, और वो समझना बहुत जरूरी है, वो थ्रेशोल्ड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनाओं में बह के अगर आदमी उस एक चीज को बेटर समझ के अगर बाकी चीजों में चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं आदमी जाके लॉन्ग रन में फंसेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि स्केल बहुत ध्यान से करना चाहिए कंपनी को, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ के चक्कर में हम कंपनी की वैल्यूज खो देते हैं। और इस मामले में एटलीस्ट लालच नहीं होना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको आपका वो टाइम पीरियड जो आपने इतने साल दिए हैं और अब आपका बिजनेस थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, वो एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। और अगर कांस्टेंट ग्रोथ के पीछे भागेंगे कि और आ रहे कस्टमर, और गाड़ी कर लो, और बड़ा कर लो, और पैसा कमा लो, तो वो क्या होता है ना, वो फिर उस चीज में मजा नहीं आता। बिकॉज काम करने में कहीं ना कहीं वो मजा भी आना चाहिए। बट वी आर रियली सॉरी मोविन, अगर आपको जवाब लेट आया या नहीं आया तो, या फिर ऐसे और भी लोग होंगे जिनको नहीं आते होंगे, बट आई होप यू वुड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। स्पैम फोल्डर चेक कर लेना, कभी कभी हम कई मेल बार के स्पैम में भी जाता है, जवाब हाँ। देते हैं और वो स्पैम में चला जाता है और हमको फालतू में गाली पड़ती है। बट आर अपॉलॉजीज, ये हमारे कंट्रोल के थोड़ा बाहर है। चल पढ़। इंजीनियर साहब क्या लिख रहे हैं? यार मतलब इंजीनियर होता है। हाँ, while buying a new car or a bike, how to check is it used for test drive or not? Sometimes vendor offer test drive vehicles to customers without telling it's used for test drive. पहले तू बोल ले, फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा। मैं तो बहुत ब्लंट हूँ इस चीज पे लेके, पहले तू बोल ले। ये जो कमेंट आपने किया है, मैं इसको 100% सही नहीं मानूंगा। डीलरशिप्स में टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स अलग से रहती हैं, हर मॉडल में आती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए बहुत सारे कस्टमर्स को यूज हुई होगी, उसके बाद आपको मिली है, ये कुछ हद तक सही नहीं है। हाँ, पर ये जरूर होता है कि जब लॉजिस्टिक्स हैंडल हो रहे होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से वो लोकल सिटी में या डीलरशिप में गाड़ी पहुंचती है, उसके बीच में जो वो ट्रक में आती है और जाती है, तो गाड़ी डेफिनेटली चलाई जाती है। कभी कभार वहाँ पर ओडोमीटर भी मतलब बंद किया हुआ रहता है ताकि वो रीडिंग ना आए। कभी कभार गाड़ी पे 50-60-100 किलोमीटर लगे हुए रहते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वी कांट एक्सपेक्ट कि फैक्ट्री में बिना चली हुई गाड़ी आपको 0 किलोमीटर पे यहाँ पे मिल जाएगी। बल्कि इट्स बेटर कि वो चले, ताकि अगर उस गाड़ी में कोई फॉल्ट हो तो वो समझ में भी आ सके। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हर एक प्रोडक्ट विच इज कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री इज लाइक स्पिक एंड स्पैन इन लाइक परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। कई कबार 20-30 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव्स भी करी जाती है टू अंडरस्टैंड दैट द कार इज परफॉर्मिंग। मुझे तो ये लगता है कि क्लाइंट को भी करनी चाहिए। गाड़ी लेते हुए जब डिलीवरी हो रही है, आप एक बार एडवाइजर के साथ बैठो, अपनी गाड़ी पे घुमाओ उसको, और आपको अगर कहीं कुछ आवाज आ रही है या कहीं कुछ इंजन में से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है तो गेट इट चेक्ड वंस। मेरा तो स्ट्रेट अवे ऐसा बोलना है कि इतना सोचना नहीं चाहिए।
देयर इज नो एंड टू परफेक्शन। अगर आप जा रहे हो, अपना माइंडसेट ना थोड़ा सा ऐसा क्लियर रखना चाहिए कि हाँ मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, टेक इट होम एंड बी हैप्पी अबाउट इट। इतने इंट्रिकेसीज में घुस के ना, देन यू डिस्ट्रॉय योर ओन प्लेजर, यू डिस्ट्रॉय योर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ न्यू थिंग विद योर हार्ड अर्न मनी। तो इतना नहीं सोचना चाहिए, मेरा ये पर्सपेक्टिव है। क्योंकि पर्सनली आफ्टर बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, मैं कोई भी नई चीज खरीदता हूँ ना, मेरे को खुशी नहीं आती, क्योंकि मैं फॉल्ट्स ढूंढता रहता हूँ चीजों में। तो वो एक्सपीरियंस एज अ डिटेलर बहुत बड़ा हम problem अपना है। खुद का एक्सपीरियंस डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उतना सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से चीजों के मैं बारे में। मॉन्ट ब्लैंक के शोरूम में गया था, 1,60,000 का पेन। मुझे पेन्स का बहुत शौक है, तो मैं देखता रहता हूँ, ले तो नहीं सकता पर देखता रहता हूँ। तो 1,60,000 का मॉन्ट ब्लैंक का पेन था, एनग्रेविंग थी सारी उसमें, और मैंने क्लोजली उसको देखा। मैंने कहा ये यहाँ पर थोड़ा सा कलर उड़ा हुआ है। तो जो सेल्स वाला बंदा था, वो एक सेकंड के लिए आंखें खुल गई उसकी, क्योंकि वो पेन इतना महंगा है। तो उसने देखा, बोला हाँ वो उड़ा हुआ है। मैंने कहा आपने कोविड के बाद आपने क्लीनिंग सोल्यूशंस वगैरह यूज़ किए, IPA वगैरह, कि जर्म्स ना हो? बोले हाँ हम लोग वो यूज़ करते। मैं कहा उसकी वजह से डैमेज हो गया थोड़ा सा। अब नज़र ऐसी हो गई है कि कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो सबसे पहले गलतियां निकलती देख, मैं मानता हूं व्हेन यू आर बाइंग अ कार लाइक रोल्स रॉयस, मैं समझ सकता हूं, तुमने वो पैसा दिया है, तुम एक धागे का क्वार्टर ऑफ एन इंच भी कहीं निकल रहा होगा तो तुम शायद नहीं एक्सपेक्ट करोगे मैं वो कि एग्जैक्टली उल्टा है। मेरा ये बोलना है कि यू शुड जस्ट लेट थिंग्स गो, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, लाइक देयर इज नो नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इसमें उल्टा है। जो बंदा रोल्स रॉयस खरीद सकता है ना, वो खड़े होके वो गाड़ी कभी इंस्पेक्ट करने मैं के लिए इंस्पेक्शन रुकेगा की नहीं। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्शन मैंने नहीं बोला तुम इंस्पेक्ट करो जाके, मेरा एक्सपेक्टेशन की बात है। तुम अगर किसी चीज को खरीदते हुए, अगर मैं एक आईफोन खरीद रहा हूँ और मैं बोलूंगा कि मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो आई वुड एक्सपेक्ट इट टू बी परफेक्ट। बट मैं अगर 10,000 रुपए का फोन खरीद रहा हूँ, तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी परफेक्ट, बट द आइडिया शुड बी कि नथिंग इज परफेक्ट। तो इतना मत सोचिए मिस्टर अमरजीत, गाड़ी ले लीजिए अगर ले रहे हो, प्लान कर रहे हो तो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाँ। मैं ये भी बता देता हूँ, कभी कभार देखो, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, तो आपने किस रीजन से पूछा है वो कभी कभी नहीं समझता है। अगर इसका रीजन ये है कि आपके साथ डीलरशिप झोल झपाटा करने की कोशिश कर रही है और एक्चुअल टेस्ट ड्राइव व्हीकल अगर आपको बिना बताए दी जा रही है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो चलो इसका भी एक रीजन जवाब दे देते हैं आपके क्वेश्चन का। तो मेरे हिसाब से जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर गाड़ी 100 200 300 500 किलोमीटर चली है सपोज टेस्ट ड्राइव में, तो उसमें स्टोन चिपिंग्स चेक करिए, पेंट में कहीं पे स्टोन चिपिंग्स हुए हुए हैं। डोर की एजेस चेक करिए, अगर डोर बहुत बार खुला है, बाहर कहीं गाड़ी घूम कर आई है, तो पेंट कहीं ना कहीं चिप हो सकता है। टायर्स उसके अलावा आप टायर्स देख सकते हैं, टायर्स बहुत ज्यादा रन लग रहे हैं, मतलब इन द सेंस आप देख रहे हैं कि गाड़ी यूज लग रही है, टायर चले हैं काफी, बट ओडोमीटर रीडिंग 0 है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये गाड़ी चली होगी। और क्या तरीके हैं, आप इंटीरियर्स चेक कर सकते हैं। सीट वगैरह गंदी होती हैं, दाग वगैरह। सीट दब जाती है, अगर 500,000 किलोमीटर चलिए, थोड़ी सी यूज्ड दिख रही है सीट, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू नो द कार हैज बीन ड्रिवन। सो दीज आर वेरी सटल वेज जिससे आप पकड़ सकते बट हो। टू बी वेरी फ्रैंक, एज अ लेमैन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू कि आप जाके ये बता सको कि ये गाड़ी आपने टेस्ट ड्राइव में यूज किया और मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा। इन मोस्ट केसेस डीलरशिप बता देती हैं कि ये गाड़ी सर टेस्ट ड्राइव के लिए यूज है, विल गिव यू अ सर्टेन डिस्काउंट और आप ये गाड़ी ले लो। उसका भी सिंपल सा सोल्यूशन है, एज अ डीलरशिप आपको नई गाड़ी दे देंगे, वो गाड़ी किसी और को चेप देंगे, अगर ऐसा होना होगा तो देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट, किसी ना किसी को तो मैं ये चिपेगी मानता वो। हूँ, अगर आपको आपकी नई गाड़ी मिल रही है 50 60 100 किलोमीटर चली हुई, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। डोंट माइंड, क्योंकि अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके डीलरशिप तक पहुंचने में 1000-2000 किलोमीटर होते हैं। बीच में ट्रक से लोड होती है, अनलोड होती है, कभी नेक्स्ट गोडाउन तक भी गाड़ी जाती है, ये सब चलता दसियों लोग उसमें बैठते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, वो तो होता ही है। तो फोकस ऑन योर न्यू कार बाइंग एक्सपीरियंस। हाँ, खुश रहो। PDI अच्छे से कर लो। बाकी इस चीज का क्लैरिटी देना कि वो गाड़ी पहले चली है या नहीं चली, वो अगर कोई छुपाना चाहे तो वो अच्छे से छुपा सकता है, आप नहीं बता पाओगे। वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर रुतेश राठौड़। Can you please consider doing PPFs and paint work for bikes too? If yes, I would be your first customer for bike PPF. हम लोग एक्चुअली पहले करते थे PPF बाइक पे, बट For अब all services, we used to do painting as well. We used to do detailing as well for bike. प्रॉब्लम ऐसा है कि अगेन जो हमने कुछ टाइम पहले ये पॉइंट डिस्कस किया भी था कि लिमिटेशन ऑफ मैन पावर And space. एंड स्पेस, तो हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या सर्विस हम दें और क्या सर्विस हम ना दें। ऑब्वियसली मेरा बस चले तो मैं मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सब कुछ डाल दूं, बट वो स्केल संभालना भी इजी नहीं है। तो वी हैड टू फोकस कि हम लोग को गाड़ी या बाइक में से एक चुनना पड़ेगा। अब आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे लोग जो बाइक्स पर काम करते हैं वो सिर्फ बाइक्स पर ही काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो गाड़ियों पर काम करते हैं वो सिर्फ गाड़ियों पर काम करते हैं। हमने भी जब बिजनेस चालू किया था, हमें लगा था यार सब कुछ करना चाहिए आदमी को। This किसी should be कस्टमर को नाराज नहीं करें, हाँ, कोई वापस ना it जाए। should be a one stop solution. हर चीज एक रूफ के अंडर बिकनी चाहिए, but that is not the correct approach if you're thinking of a sustainable business. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये आपको आपके बिजनेस के साथ भी हेल्प करेगा, भले ही आपका बिजनेस हमसे सिमिलर है या नहीं। डेवलप योर स्किल्स
उस रीजन में या उस नीश में जहां आपको लगे आपकी एक्सपर्टीज है। तो अगर आपको लगता है, फॉर हमारे केस में हमें लगा कि 4 व्हीलर्स में हमारी एक्सपर्टीज है, मार्केट में डिमांड है इस चीज की, पर इस तरीके की और इस क्वालिटी की सर्विस हर कोई नहीं दे पाता। देयर आर डिसेंट नंबर ऑफ व्हीकल्स, लोगों के पास स्पेंड करने के लिए बजट भी है कंपैरेटिवली। हमने फिर इसलिए एंड में डिसाइड किया कि हमें एक ही कैटेगरी पे स्टिक करना होगा। जब दोनों में से एक चुना तो ऑब्वियसली कार मेड मोर सेंस। इवन दो वी आर बाइकर्स, हम लोग को बाइक का बहुत शौक है। आज भी कोई हमसे पूछता है कि बाइक मेरी कर दो, तो इसी रीजन से हम लोग वो रोक देते हैं कि अगर एक बाइक ली तो पीछे एक गाड़ी छोड़नी भी पड़ेगी, और फिर वो लॉजिक नहीं बनता कि हम दोनों काम हैंडल नहीं कर पाते। राइट। और दूसरा ये भी है कि बाइक्स पर काम करना रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ सैंडिंग वगैरह करना, बहुत शेप ऑकवर्ड रहता है। मटेरियल वेस्टेज काफी होता है, इट Yes. टेक्स मच मोर टाइम टू डिटेल अ बाइक, you take equivalent time to what you take in detailing a car. Yeah. Same ही time लगता है, and you're charging 1/3 of that तो amount. भले ही कोई देख के बोल ले कि आपने लालच के लिए किया है, तो मतलब इसमें कुछ नहीं है। कोई भी We're running a business, इसमें लालच की कोई बात ही नहीं है। Business हमारे ऊपर 60 लोग और उनकी फैमिलीज डिपेंड करती है। We have to be very organized about our approach in business, और हमें सोच समझ के चलना पड़ता है। बात सीधी सी है। As much as even if we would want to do it, तो we are restricted with these limitations. केबीसी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक और सवाल लेके। हाँ, सवाल क्या है बताइए कंप्यूटर जी। मैं कंप्यूटर हूँ। कंप्यूटर जी, 1 करोड़ का सवाल बताइए। महफूज आजिम ने पूछा है, इफ अ पेंटर आफ्टर पेंटिंग लीव्स अ रफ सरफेस ऑन आवर कार, देन इज इट पॉसिबल टू गेट दैट स्मूथनेस बाय ओनली बफिंग? तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, अब सिचुएशन ऐसा है कि पेंट जो आता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट्स, और जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। जब भी हम गाड़ी को पेंट करते हैं, अगर हम एक दरवाज़ा पेंट कर रहे हैं तो आजू बाजू के एरिया हम लोग को कवर और मास्किंग अच्छे से कर लेने चाहिए, वरना जो हवा में पेंट उड़ा है वो सॉलिडिफाई होके बाकी सारे पैनल्स पे बैठ जाता है, जिसको हम लोग ओवर स्प्रे बोलते हैं। अब इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका, अगर आजू बाजू आप कहीं भी अपने पूछोगे, बोलेंगे रबिंग कर दो, ये निकल जाएगा। बहुत लोग इस पे पेपर भी मार देते हैं, पर अगर आप एक डिटेलर से इसका सोल्यूशन पूछोगे तो सबसे आसान और वाइबल सॉल्यूशन है, नॉन इंट्रूसिव सोल्यूशन इसका है क्ले करना। हाँ। अगर आपको कांच पे या बाकी ऐसे बॉडी पे रफनेस आया है तो दैट इज व्हाट, मान लो थोड़ी दूर में गाड़ी पेंट हो रही थी, हवा आई, वहां से सारा पेंट हवा में कैरी करके दूसरी गाड़ी पे आके बैठ गया, या आप ही की गाड़ी का एक पैनल पेंट हो रहा था, उसका सारा ओवर स्प्रे आके बाकी पैनल्स पे बैठ गया, क्ले से निकल जाता है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन किस इंटेंसिटी से और किस किस्म का पेंट गिरा है। कई कबार ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगी है, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां से पेंट गिरा, तो कई कबार वो पेंट क्ले से नहीं निकलता मैं है। जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ऑटोमोटिव पेंट की बात कर रहा हूँ। वो रफनेस की बात हो रही है, जो जिसको ओवर स्प्रे बोला जाता है। अब उस वजह से रफ होती है। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में नीचे खड़ी थी और ऊपर से बिल्डिंग का ही पेंट हो रही थी और वहां का पेंट गिरा है, तो वो रफनेस नहीं क्रिएट करेगा, वो पेंट स्पॉट्स क्रिएट करेगा। आपको पेंट दिखेगा जैसे बूंद बूंद होती है, पर वो रफ नहीं होगा। ओवरऑल सरफेस रफ होता है इसलिए ओवर स्प्रे की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। गैस उड़ती है, जिसे गैस बोला जाता है, जो उड़ती है। तो उस केस में क्ले सबसे अच्छा सोल्यूशन है। अगर क्ले से नहीं निकलता, उसके बाद अच्छे से वॉश करके कंपाउंडिंग, मतलब जिसको रबिंग भी बोलते हैं मशीन से, वो कर लेना सेकंड सोल्यूशन है। और अगर उससे भी नहीं होता तो फिर सैंड करके रबिंग पॉलिश करना तीसरा सोल्यूशन है, जिससे सॉल्यूशन हो जाता है प्रॉब्लम। आइडिया ये है कि पहले वो चीज ट्राई करनी है जो सबसे सिंपल है, जो Right. सबसे लेस प्रॉब्लमैटिक है, सबसे लेस नॉन इंट्रूसिव है। मतलब अगर पैर में मोच आती है तो प्लास्टर तो नहीं बांध देंगे ना, उसके लिए हम मोच वाली पट्टी बांध देंगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। किशन वर्मा ने पूछा है, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी एंड ट्रेन बिफोर स्टार्टिंग योर ओन डिटेलिंग शॉप? आर देयर एनी कोर्सेज फॉर द सेम? मुझे भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, उससे पहले उसमें कितना सीखूं और क्या उसको मैं कोर्स करूँ समझने के लिए कि मैं बिजनेस कर पाऊँ। तो फ्रैंकली भाई, सही सिंपल और सही तरीके से बता देता हूँ, धंधे के बारे में पढ़ना और धंधा करना दोनों में बहुत फर्क है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी प्रेप कर लो, इंजीनियर बन जाओ, भले ही अपनी मतलब एजुकेशन पूरी कर लो, बट इंजीनियरिंग आएगी तब जब उससे रिलेटेड काम करोगे। आपको कोई डिटेलिंग करना सिखा सकता है, एक डिटेलिंग सेंटर चलाना नहीं सिखा सकता। Exactly. वो आप अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटेलेक्ट के बेस पे उस बिजनेस को हैंडल कर। और ये मैंने काम के साथ सीखा है कि इफ यू आर अ गुड डिटेलर, दैट नेसेसरीली डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड बिजनेसमैन। And this works with all businesses. And at the end, you have to be a good businessman to run that business successfully. Otherwise, you're just doing it as a hobby. You're not running a business. मैंने बिजनेस शुरू करने के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो मुझे कभी लगा भी नहीं था मैं कर पाऊंगा।
टीम को कोऑर्डिनेट करना, फंड्स को मैनेज करना, स्किल सेट अपना इम्प्रूव करना, क्लाइंट्स के साथ पेशेंस रखना, रिबेटल्स हैंडल करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, नई स्किल सीखना और नए टीम एक्वायर करना, बतेरी हायरिंग प्रॉब्लम्स करना, होती है। अपने गलत डिसीजन से सीख के फिर कुछ सही डिसीजंस लेना, फायरिंग करना, फायर करना, ये एक चीज में ये मैं लोगों अच्छा को बहुत चिढ़ता होगा, मतलब लोग चिढ़ते होंगे इस चीज से कि फायर अच्छी चीज नहीं है वो, बट फायरिंग उतना ही जरूरी है एक बिजनेस के लिए जितना हायरिंग है। हूं। Actually, it is more important. इट्स मोर इम्पोर्टेंट It is more important to let go of the wrong person in your organization. देन टू हायर मोर पीपल। या अगर आपकी टीम सही नहीं है या आपके थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी सेम नहीं है तो आपका बिजनेस ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारा कोई ऐसा एजुकेशन, टू आंसर योर क्वेश्चन, हमारा ऐसा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है हम दोनों का विद दिस बिजनेस, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इन अ कपल ऑफ क्वेश्चंस बैक। तो बट टू आंसर योर सेकंड पार्ट, आर देयर एनी कोर्सेज फॉर द सेम? यस, अगर आप डिटेलिंग की बात करो, बहुत सारे डिटेलिंग सेंटर्स के फ्रैंचाइज और बहुत सारे डिटेलिंग सेंटर्स के ओनर ये ट्रेनिंग कोर्सेज देते हैं। मैं भी बीच में स्टूडेंट्स लेता था, जब ये करता था मेरे पास टाइम होता था तो मैं बैचेस लेके स्टूडेंट्स को रेडी करता था जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। we have trained close to about 7-8 people and they have set up their successful flourished detailing centers देयर ओन सेंटर्स एज वेल। in across multiple states. बट मेरा हमेशा इसके पीछे आइडिया ये रहा है कि टेक्निकल ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल मैनेजमेंट और थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी क्लियर करना। एक बिजनेस को आप किस तरीके से चलाना चाहते हो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट ज्यादा जरूरी है Right. rather देन आप अच्छा काम कर रहे हो। लोग आपके काम भले ही 5-10% कम होगा आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे, बट अगर आपके एथिक्स क्लियर नहीं है और अगर आप लोगों को चीट करने के लिए बैठे हो तो यू विल नॉट गो टू फार। ये सवाल है हर्षल के लिए। इंडिया में इंजन सॉस पॉसिबल है क्या? हम बात कर रहे थे इस बारे में पिछले हफ्ते। पॉसिबल है बट लीगल नहीं है। हाँ, तो हर्षल ने एक लाइन में बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहता पॉसिबल है पर लीगल नहीं है। लीगल कैसे नहीं है? लीगल नहीं, क्योंकि इंजन नंबर होता है ना वो आरसी में रजिस्टर्ड होता राइट तो इंजन नंबर जो होता है वो हर गाड़ी का एक पर्टिकुलर इंजन नंबर होता है जो कि आपकी आरसी में मेंशन्ड होता है, और जब गाड़ी वो प्रोड्यूस होती है उस गाड़ी को वही इंजन नंबर दिया जाता है। आप इंजन के पार्ट्स बदल सकते हो बट आप कंप्लीट इंजन स्वैप नहीं कर सकते। पर मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ, अब जैसे क्योंकि हमने किया नहीं है, बट नहीं। मेरा ऐसा बोलना है कि अगर जैसे आरसी में कलर चेंज हो सकता है, देयर कुड बी अ वे टू चेंज वैसे द कर इंजन सकते नंबर हो, ऑफ द कार वैसे एज कर वेल। सकते हो। हाँ। अगर तुम आरटीओ को अप्रोच कर रहे हो और ये But इंजन, we don't know the procedure because we have never done it. But I think there would be a possibility since color change is सवाल also an ये option. है जैसे एक्सीडेंट हुआ है राइट, हाँ। इंजन पूरा डैमेज हो गया है हाँ। तो अब इंजन बदलना है तो नया ही डलेगा, हाँ। तो उस केस में तुम वो एंडोर्स करा लेते हो अपनी आरसी में, पॉसिबल है। बट ये जो सवाल है ये उसके लिए है कि मारुति में होंडा सिटी का इंजन डाल देना और होंडा सिटी के अंदर मतलब कुछ 3 लीटर V6 डाल देना, वैसे वो तो उस तरीके के इंजन स्वैप्स और मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। Okay. Harshit Pathak is asking, can you tell us how much does it take to open such kind of a business? Okay, so if you're talking about a body shop and a detailing center, then the investment is going to go up a lot. बट अगर आप सिर्फ एक डिटेलिंग सेंटर की बात करना चाहते हो तो आपका 10 लाख से स्टार्टिंग में यू कैन सेट अप अ डिसेंट डिटेलिंग सेंटर। अगर आप 20 लाख रुपए भी डालते हैं, 25 लाख डालते हैं, यू कैन सेट अप अ वेरी गुड डिटेलिंग सेंटर। पर अपर हैंड इस चीज का कोई नहीं है। आप करोड़ रुपए भी डालना चाहेंगे तो यू कैन सेट अप अ ब्यूटीफुल वर्कशॉप ऑफ अ डिटेलिंग बट ऑन एन एवरेज अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलूँ, क्लीन शॉप विद ऑल गुड इक्विपमेंट्स एंड अ ट्रेन टीम, मतलब ये पूरा डिटेलिंग के हिसाब से सेटअप 20, करना 25 to 30। हाँ। और अगर बॉडी शॉप डालना है तो मेजॉरिटी जो बॉडी शॉप में सामान लगता है ना, डिटेलिंग सेंटर वाला सारा ही कवर हो जाता है बॉडी शॉप में। पर अगर आप पहले दिन से ही ऐसे स्केल के एक वर्कशॉप डालना चाहते हैं तो 40 to 50 लाख का तो इक्विपमेंट ही आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप क्या क्या डालना टोटल चाहते हो। इन्वेस्टमेंट यू आर लुकिंग एट अबाउट 1 to 1.25 CR, कंसिडरिंग कि आप उसमें गलतियां नहीं करते। हम लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत चीजें करी, उसके बाद रियलाइज किया ठीक नहीं है, फिर उनको दोबारा से बनाया। हमारा इससे बहुत ज्यादा पैसा लगा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर आप इसको फर्स्ट डे से किसी करेक्ट पर्सनल के नीचे रह के अगर इसको विद गाइडेंस अगर करवाते हो तो आई थिंक 1 CR इज अ गुड बजट, जिसके अंदर आप अब एक जैसे बहुत अच्छा बॉडी जो वर्कशॉप हम चला रहे हैं, अगर एग्जैक्ट सेम सेटअप आपने करना हो, डिटेलिंग और पेंट इक्विपमेंट सारा सब मिला के अराउंड 1 CR के आसपास ये हो जाना चाहिए। मे बी 5-10 लाख रुपए ऊपर नीचे इधर उधर हो। इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट आता है, हर चीज़ आ जाती है, यूनिफॉर्म से लेके इक्विपमेंट से लेके कंज्यूमेबल से लेके स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, सब कुछ इसमें प्रेटी मच कवर हो जाता है। बट या इट इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट, सबका अलग अलग स्केल ऑफ ऑपरेशन रहता है। तो कई लोग यही लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत कम इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट फिर वो टूल्स एंड इक्विपमेंट आपके पास नहीं होता जो आपको जरूरी है एक्चुअली। तो फिर आप क्लाइंट से वैसा पैसा भी चार्ज can't charge the client as बिकॉज यू well. कैन नॉट प्रोवाइड देम द सेम क्वालिटी वर्क।
LOL 3333। क्वेश्चन भी LOL पूछा है। सर आपने कभी रैप के ऊपर PPF किया है? बाय द वे बिग फैन परीक्षित सर। तो रैप और PPF यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पर्पसेस सॉल्व करती है। रैप बना है कस्टमाइजेशन के लिए, अगर आपको आपकी गाड़ी नई है या डिसेंट कंडीशन में है, आपको OEM पेंट को हैम्पर नहीं करना है, आपको कुछ एक डिफरेंट लुक चाहिए बट परमानेंट नहीं चाहिए, टेम्पररी चाहिए, दैट इज वेयर रैप कम्स इन। आप उसमें आपको 500 से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिफरेंट फिनिशेस, डिफरेंट कलर्स के, और एकदम जबरदस्त फिनिशेस भी उसमें मिलेंगे, कलर शिफ्टिंग पैटर्न्स मिलेंगे, टेक्सचर्ड रैप्स मिलेंगे। तो वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस होता है। और PPF होता है अपने एग्जिस्टिंग कार के पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्क दोनों में ये भी आता है, रैप पतला रहता है, PPF मोटा रहता है। इफ यू गेट इन दो टेक्निकलिटीज, दे कंप्लीटली डिफरेंट रैप प्रोडक्ट्स। की ओवरऑल थिकनेस इज बॉल पार्क में अबाउट 70 to 80 माइक्रॉन्स। PPF की थिकनेस इज अबाउट 180 to 200 हाँ, microns। एवरेज थिकनेस उतना रहता है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, रैप के ऊपर PPF इज इलॉजिकल, डजंट मेक सेंस। अगर आपको रैप को प्रोटेक्ट करना है देन देयर इज नो अदर वे टू डू इट। रैप कभी फटेगा तो आप उसको चेंज कर सकते हो, देयर इज नो वे टू जस्ट प्रोटेक्ट द रैप। उसके ऊपर आप कुछ लगा दो। हाँ, टॉप कोट्स वगैरह आते हैं जो आप हाइड्रोफोबिसिटी और ग्लॉस के लिए कर सकते हो, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एंड PPF के ऊपर भी सेम चीज होती है, देयर इज नो अदर थिंग दैट यू कैन पुट ऑन टॉप ऑफ PPF टू प्रोटेक्ट इट। यू कैन पुट टॉप कोट्स टू गेट मोर हाइड्रोफोबिसिटी कई और लोग ग्लॉस। PPF के ऊपर सेरामिक कोटिंग रेकमेंड करते हैं, बट वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। PPF 200 माइक्रॉन की फिल्म है, सेरामिक कोटिंग 3 to 5 माइक्रॉन का कोट है। 200 माइक्रॉन में आप 5 माइक्रॉन ऐड करके कुछ नहीं, हाथी घोड़ा नहीं बट करोगे। द ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट इज कि PPF की टॉप लेयर, इफ यू टॉक अबाउट अ गुड क्वालिटी TPU, PPF इज सॉफ्ट, स्लाइटली सॉफ्ट, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड्स विद हीट, जिस वजह से सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। अगर आप उसके ऊपर सेरामिक लगाओगे, अगर वो सेरामिक टिकती भी है तो इट फॉर्म्स अ हार्ड लेयर ऑन टॉप, तो सेल्फ हीलिंग तो खत्म हो गई। तो इट मेक्स नो लॉजिकल सेंस। खत्म तो नहीं होगी, बट इट कैन कॉज प्रॉब्लम। तो सेरामिक के ऊपर PPF नहीं होता है, PPF के ऊपर सेरामिक नहीं होता लॉजिकली, तो दैट मेक्स नो सेंस। इफ अ सर्विस प्रोवाइडर इज ट्राइंग टू सेल इट, इट्स प्रोबब्ली जस्ट अ सेल्स गिमिक, Or they are else- trying to sell something else by saying something else. और else he doesn't know what he's doing. It might be ignorance as well, उनको शायद पता ही ना हो, वो बस बोल रहे हैं ये करवा लो। तो PPF के ऊपर लगाने वाले भी टॉप कोटिंग्स आती हैं जो हाइड्रोफोबिसिटी में हेल्प करती हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनमें हार्डनेस है और आप उसे सेरामिक कोटिंग बोल के बेचे। तो रैप अगर आप करा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपको कस्टमाइजेशन करानी है अपनी गाड़ी की। और PPF अगर आप करा रहे हो तो आपके एग्जिस्टिंग पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करा रहे हो। ये दोनों सर्विसेज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और दूसरा, PPF इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव देन रैप इन मोस्ट केसेस। तो आप मान लो 50,000 या 1 लाख रुपए जो भी आपने रैप लगाया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उससे महंगा PPF लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। नेक्स्ट टाइम अगर डैमेज हुआ तो आप सीधा रैप बदल लो। तो मिस्टर अनीश चंद्रा इज आस्किंग which would be a better as a buy, which would be better as a buy, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700? मुझे दोनों से ज्यादा स्कॉर्पियो एन अच्छी लगी है। Here's your answer. उसी बजट में आप स्कॉर्पियो एन ले लीजिए। नहीं, Best. मैं सही में स्कॉर्पियो क्लासिक मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। इस तेरे को भी पसंद नहीं आई कभी वो गाड़ी? बिल्कुल भी नहीं। हम उसमें बैठ वी नहीं माइट सकते। ऑफेंड स्कॉर्पियो लवर्स, बट मेरे लिए वो डब्बा यार थी जो गाड़ी। सच है सच है, ये मेरे लिए वो personal- गाड़ी डब्बा थी। हाँ, ये पर्सनल ओपिनियन है। वो उसमें वो इस तरीके से बैठने वाली गाड़ी थी, इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल। मुझे हाफ रेट में भी कोई स्कॉर्पियो क्लासिक देता तो शायद मैं पैसे नहीं देता, बट स्कॉर्पियो एन मेरा पूरा ओपिनियन चेंज हो गया। कूडोस टू महिंद्रा, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है और बहुत कंफर्टेबल है। इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा है, गाड़ी का बॉडी रोल मुझे उतना ज्यादा नहीं लगा, मुझे बहुत प्यारी बट वी आर डिविएटिंग द क्वेश्चन इज, अगर इन दोनों में से आपको कोई चूज करनी इन हो, दोनों देखो में से। अगेन इट इज सब्जेक्टिव। किसी को महिंद्रा की टेक्नोलॉजी और जिस किस्म के उसके अंदर फीचर्स दिए हैं वो ज्यादा पसंद आएंगे। सीट एडजस्टमेंट बोलो या वाइट कलर का इंटीरियर बोलो ओवरऑल या पूरा फीचर्स में ना पूरा स्क्रीन बोलो, हर किसी के अपनी पर्सनल चॉइस रह सकती है। किसी को सफारी की वो रगेडनेस और वो थोड़ी मिनिमल लुक ज्यादा अच्छी लग सकती है, तो इट्स कंप्लीटली बट इन दोनों में से अगर पिक करनी है तो XUV 700 मैं पिक करूंगा, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे मर्सिडीज की याद दिलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट सारा यहाँ पर दिया हुआ, डैशबोर्ड का जो कलर चॉइस वगैरह है मुझे वो हैरियर और सफारी से बेटर लगता है, डिजाइन भी बेटर लगता है। पर मेरे लिए डील ब्रेकर उसमें एक ही है, वो जो उसका डिजिटल कॉकपिट है ना, उसमें जो लैग है ना,
मैं दिन भर गाड़ी चलाते हुए वो लैग नहीं देख सकता। मैं एक्चुअली दोनों में से अगर प्रेफर करूंगा तो मैं टाटा सफारी प्रेफर करूंगा। मुझे लुक्स में इन दोनों में से बेटर वो या लगती लुक्स है। में तो सफारी बेटर है। लुक्स में सफारी बेटर लगती है। Looks में Safari इंटीरियर better मुझे मिनिमल पसंद है तो आई वुड रादर प्रेफर अ सफारी ओवर XUV 700 एंड ओवरऑल लाइक इफ यू टॉक अबाउट दीस टू ब्रांड्स समहाउ आई एम स्लाइटली मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टाटा। आई डोंट नो व्हाई। मेरे को फिट महिंद्रा एंड पसंद फिनिश, है। फिट एंड फिनिश आई एग्री। फिट एंड फिनिश में महिंद्रा, महिंद्रा माइट बी बेटर देन टाटा। आई टोटली एग्री विद इट बट देन अगेन आई वुड बी स्लाइटली मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टाटा। तो आप हमने जवाब नहीं दिया आपको और कंफ्यूज कर दिया है बट इट्स गुड। यही ये तो होना लॉजिक चाहिए। है। हाँ, यही तो पॉइंट है। गाड़ियां आपको इतनी पसंद आनी चाहिए कि आप हमेशा कंफ्यूज रहो कि कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है। दोनों मत ले लेना। वो भी वैसे भी कस्टमर है हमारे। कौन सी गाड़ी खरीद रहे थे? वो बोले मेरा फॉर्च्यूनर लेने का प्लान था बट फिर मैंने कहा यार फॉर्च्यूनर एक लेने से अच्छा है मैं उस टाइप की एक गाड़ी XUV 700 भी बुक कर लेता एक हूँ। थार ले लेता फिर हूँ। उन्होंने एक थार भी ले ली और फिर एक वर्टस भी ले ली। वर्टस ली ना। उन्होंने 3 गाड़ी ली एक फॉर्च्यूनर के बजाय। 5 लाख रुपए ऊपर लगा होगा बट 3 गाड़ी आ गई। बोला फैमिली के साथ घूमने के लिए अब XUV भी हो गई, ऑफ रोडिंग करने के लिए थार भी हो गई और अपना ड्राइविंग प्लेजर लेने के लिए सिडैन भी हो गई। तीनों गाड़ी हो गई। सो जॉन चौधरी आस्क हेलो परीक्षित एंड राघव सर बीन फॉलोइंग यू। मैं जस्ट एक प्रोफेशनल एकदम वैसा। नहीं नहीं नहीं, वो नाम एकदम कॉन्ट्राडिक्टिंग है। जॉन चौधरी। जॉन चौधरी। Nice name, dude. Been following you since you started your YouTube channel. You guys do a fantastic. I wanted to know how did you manage to keep the quality intact? मैं क्वेश्चंस जब देख रहा था ना, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट आई सॉ और मैं इसको आंसर देना चाहता था। मुझे दिख गया वापस। मैं ट्विटर पे जब फीड पढ़ रहा था मुझे दिखा था। तो पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग कि हम लोगों की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना कोई भी चीज़ देखता है तो भावनाओं में बह नहीं जाना चाहिए। हमारे कंटेंट में भी देख के मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ कि लोग लिखते हैं इनका काम हमेशा बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहा है एंड एवरीथिंग। बेस्ट का तो पता नहीं, या आई वुड अग्री इट इज़ इन द टॉप 10% इंडिया में अगर सर्विस प्रोवाइडर्स है। और बेस्ट रहा है या नहीं वो तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, बेस्ट रहा नहीं है। बेस्ट बनने में या अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है और अपने प्रोसेस को बहुत रेगुलेट करना पड़ता है। खासकर अगर साथ साथ आप कंपनी को ग्रो भी कर रहे हो और उसके बाद आपको डेली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, नई चीजें सीख रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, गलतियां कर रहे हो, सुधार ला रहे हो, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है। ग्रोथ और दूसरी तरफ में क्वालिटी, ये दोनों चीज एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जहां ग्रोथ ज्यादा होने लगती है वहां क्वालिटी में डाइल्यूशन अपने आप हो जाता है। जिस चीज का मैं ध्यान रखता हूं और मुझे लगता है हर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना चाहिए कि स्केलेबिलिटी लाते हुए क्वालिटी में डाइल्यूशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। डाइल्यूशन तो होगा। हम अगर 5 लोगों के साथ काम कर रहे हैं वर्सेस हम अगर 500 लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो नेचुरली देयर बी अ वेस्टेज। चेन ऑफ कमांड्स में आते आते वो डाइल्यूशन हो होता ही होता है। वो जो चीज हमें मैनेज करनी है वो ये करनी है कि वो डाइल्यूशन को बेर मिनिमम रखना है। जब मैंने बिजनेस नहीं शुरू किया था मैं देखता था बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल टाटाज एंड अंबानीज और इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी कंट्री में, बिजनेस मैग्नेट्स हैं। मैं सोचता था कि कितना सब चीज इल मैनेज्ड है, कितना हर मतलब आप सर्विस सेंटर में जाओ ये प्रॉब्लम्स है वो है और ये सारी दिक्कतें। और उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया मैंने सोचा कि आज हम एक मैसेज अपने सबऑर्डिनेट्स को पास करते हैं और वो उनके सबऑर्डिनेट्स को पास करते हैं और वो उनके सबऑर्डिनेट्स को, तब जाके ग्राउंड लेवल पे आप जो चीज करना चाह रहे हो उसमें चेंजेस आते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी हर चीज खुद नहीं देख सकता। अगर हमें जाके एक स्क्रू यहाँ पे वर्कशॉप का देखना पड़ रहा है देन ये बिजनेस चलाना इज, हम अपनी टीम को ये बोलते हैं कि डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट Delegation और is very हमने ये बहुत लेट सीखा है क्योंकि हमारा कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कभी रहा नहीं है। राइट। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि मतलब ऑन अ स्केल वेयर मे बी मुकेश अंबानी और रतन टाटा इज ऑपरेटिंग, क्या थॉट प्रोसेस और क्या विजन होगा कि जब तक लोअर लेवल पे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डाइल्यूट होके आता है तो भी कंपनी अच्छी चल रही है। राइट। तो उनके थॉट प्रोसेस कितने मतलब समझने लायक होंगे। देयर कोर वैल्यूज वुड बी So strong. सो स्ट्रांग। तो ये जब मैं चीज देखता हूँ आई रियलाइज कि स्केलेबिलिटी के साथ क्वालिटी को मेंटेन करना ऑब्वियसली, बिकॉज आप अपने अगर बेसिक्स ही खो दोगे, अपनी कंपनी के एथिक्स ही खो दोगे तो फिर वो कंपनी सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। हाँ, तो बट टू आंसर योर क्वेश्चन आई थिंक द रीजन व्हाई बीन एबल टू कीप इट इंटैक्ट इज बिकॉज हमारे कोर और हमारे एथिक्स स्ट्रांग रहे हैं। हमारे शुरू से जो इंटेंशंस थे इस बिजनेस को रिवॉल्व करने के अराउंड आवर क्लाइंट्स एंड द सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी पुटिंग आउट, वो हमने हमेशा सिमिलर रखा है। हमारी आइडियोलॉजी सेम रही है एंड लकीली विद टाइम by hiring and firing the right people we were able to make a team जिनके दिमाग में भी वो core values embed हुई हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इतना सब एक्सप्लेनेशन इसका वो भी मैं बता देना चाहता हूँ।
ये कोर वैल्यूज ही होते हैं जब कंपनी एक टफ टाइम में होती है ना, जो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। बहुत बार ऐसा होगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे फिर आपको छोड़ देंगे, कभी आपकी टीम परफेक्ट नहीं है, कभी आपके पास उतने क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पर जब तक आपकी वैल्यूज स्ट्रांग है तो आपकी कंपनी का बेस वहीं खड़ा रहेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद दीज वैल्यूज, लाइक छोटा सा ये कर देता हूँ, थोड़ा सा ये झोल कर देता हूँ, द मोमेंट यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, तो वो जो नींव है ना वो इमारत की, वो वीक पड़ जाती है। एंड द मोमेंट दैट इज गॉन, एंड देन इट ब्रेक्स यू मेंटली एज वेल। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार, इट्स ओके टू डू दिस, वो फिर आपको तोड़ देती है। इट इज वेरी टफ टू डू इट, but it is the right way to do it, and the moment you understand that it is the right way to do it, then it becomes easy. तो थैंक यू जॉन, नाइस क्वेश्चन। Good question, you are a good question. जॉन चौधरी। वो मूवी में था ना, you are a good question. ये एक सवाल है जो मैं तेरा भी आंसर जानना चाहता हूँ और मैं मेरे भी कई एक्सपीरियंस बताऊंगा। शौर्य ने पूछा है, काफी यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं यार इसमें यार, और अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऐसे से लाते रहो ट्विटर की तरफ से। #AskBroAutomotive ऑन ट्विटर, हाँ, आज ही ट्वीट करो और फॉलो कर लो, थोड़े 1000 सब्सक्राइबर वहां भी हो जाए, फॉलोअर्स मतलब दुख होता है। बहुत यहाँ दुख पे होता है। 15-15 लाख हो रहे हो, वहां पे वहां कोई पूछता नहीं है, दिन में एक बार कोई लिख देता है हाय हाउ आर यू, गलती तो हमारी है ना, हम कौन सा कुछ करते हैं ट्विटर पे। ठीक है, अब आ गए हैं तो अब कर दो। When you worked with a team to complete a high pressure detailed project, describe a time, okay, और कावासाकी पे नेक्स्ट टाइम राइड कब होगी, एनी आइडिया और अ हिंट। तो सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, तो सवाल ये है कि कभी अपनी टीम के साथ कौन सा हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट फेस किया है, ऐसा क्या टाइम हुआ था विच वाज वेरी चैलेंजिंग? आई थिंक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो वही था, स्कॉर्पियो जो हमने किया था। इट वाज स्पैन्ड ओवर मंथ्स ऑफ टाइम, बट उसमें हमारे पर्सनली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स गए थे। उसके इक्विवेलेंटली हमने ऐसे बहुत हैंडल करी है सिचुएशन यार, ऑन डेली बेसिस हम करते हैं। हाई प्रेशर सिचुएशन डेली बेसिस पे होती है यहाँ पे, प्रेशर कुकर बन गए हम। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार लाइट चली गई तो मतलब टू मैनेज एवरीथिंग एंड वो डिलीवरीज मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा हाई प्रेशर मोमेंट बट रेगुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि ओवरनाइट्स करना और कंटिन्यूअस वर्क करना, अभी तो हमने बहुत कम कर दिया है क्योंकि इट टेक्स अ मैसिव टोल ऑन यू। फिर पहले ऐसे भी मोमेंट्स थे जहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी इस वर्कशॉप की, यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं होती थी। 20-25 गाड़ियां अंदर बाहर रोज करना, रोज सुबह 1-1.5 घंटा गाड़ियां निकालना, रोज शाम को 1-1.5 घंटे गाड़ियां अंदर रखना, अपने आप में वो भी प्रेशर भरा मोमेंट था। बट हमने वो भी मंथ्स एंड मंथ्स में झेला है और काम नहीं रोका किसी भी एक्चुअली दिन। वो शायद अपने आप में इतना नहीं होगा, बट उसके साथ और जो प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, बट हाँ, तो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, मेरे हिसाब से एक वो मोमेंट था। एंड रिसेंट टाइम्स में हमने जब व्लॉगिंग चालू करी थी, वो 2-3 महीने हमारे लिए बहुत प्रेशर फील्ड थे। वी हैव बीन मीनिंग टू डू। कितने घंटे जागे थे हम? पूरा दिन काम किया, पूरी रात काम किया, पूरा दिन काम किया, फिर रात को सोए, ऐसे हुआ था। तो आई एम अज्यूमिंग 36 आवर्स 36-40 आवर्स 36-40 आवर्स विद हर्षल सोया था मेरे ख्याल 3 घंटे सोया होगा शायद बस। तो उस दिन हम लोगों ने कितने टोटल सौरभ 6 या सोया 7 था। वीडियोस हम लोगों ने निकाले थे। हाँ, तो हम रुके थे क्योंकि हर्षल को वीडियो कंप्लीट करना था गोल्डन सफारी का। फिर उसका वीडियो बट कंप्लीट हो उसको गया, सपोर्ट करने के चक्कर में हम बैठे और मैं भी एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने 4 वीडियो एडिट कर दिया। फिर उसका खत्म हो गया। अब हर्षल इंतजार कर रहा था कि राघव का वीडियो खत्म हो जाए, तो ऐसी पूरी रात निकल गई। तो वो एक हाई प्रेशर मोमेंट था। और कावासाकी पे नेक्स्ट राइड देखेंगे यार, जब टाइम होगा तब चले जाएंगे। बाइक तो ली थी हमने सोच के कि हम रोज बाइक चलाएंगे, पर हम चलाते हैं रोज। बट हम घर से ऑफिस आते हैं और ऑफिस से घर जाते हैं, तो उतना ही जिंदगी में बाइकिंग बचा है। उतना तो चलाते हैं कम से कम। लोग सुपर बाइक्स खरीद के 6-8 महीने भूल जाते हैं। आई हैव फ्रेंड्स हु आर पार्ट ऑफ राइडिंग ग्रुप्स एंड यू माइट अंडरस्टैंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उनके पास भी बाइक पड़ी है। वो अभी कल ही राइड पे गए हैं, मेरे ख्याल 3 या 4 महीने बाद गए हैं। वो भी ब्रेकफास्ट राइड, जाके ब्रेकफास्ट करके आ गए बस। तो एटलीस्ट हम बाइक रोज तो चला रहे हैं। आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए के कंप्यूटर जी पेश करिए। अफरोज खान ने पूछा है, आपको नहीं लगता कि आपको बड़े लेवल पर आना चाहिए इन ऑटोमोबाइल? आई मीन आपकी इंडिया में और भी ब्रांचेस होनी चाहिए। बाय द वे आई एम योर बिग फैन इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस और इन टर्म्स ऑफ वाइड, मतलब बिजनेस को बढ़ाना चाहिए और अलग अलग जगहों पे होना चाहिए। मोस्ट हैप्पीली आई वुड लव टू डू दैट, बट जैसा मैंने बताया, ग्रोथ एक स्केल पे होनी चाहिए, मतलब एक chaotic ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी जिस पोजीशन में हैं, हम लोग काफी खुश है। वी आर एंजॉइंग व्हाट वी आर डूइंग। That sort of a growth has its own set of complications. या To find the right set of people is also very important. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, हर चीज को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो भी समटाइम्स है।
आप जहाँ हो वहाँ पे खुश रहो, आप जो कर रहे हो वो चीज़ अच्छे से करो. नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी 2000 और 5000 स्टोर्स. जब उसकी नौबत आएगी, जब लगेगा वो करना चाहिए, वो अपने आप ही वो होगा. अपने आप होगा. अब क्या है ना, हम लोग को वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं, साथ ही साथ हमें वर्कशॉप भी मैनेज करनी पड़ती है. हम तो एनीवेज 3 बिजनेस साथ साथ रन कर रहे हैं. हम डिटेलिंग ये जो कर सेंटर, रहे हैं, मीडिया ये हाउस वीडियो एंड भी बॉडी बना शॉप. रहे हैं, तो ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज मूड किया करके बना रहे हैं. जब मूड नहीं था तो एक हफ्ते से सोच रहे थे कि बैठ के कब बनाए. तो हम जो करते हैं वो अपने मूड के थोड़ा हिसाब से करते हैं. आई थिंक वो फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब आप स्केलिंग के पीछे चले जाते हो, बड़ा करना है तो वो फ्रीडम हाथ से चली जाती है. और इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल है आज के स्टार्टअप्स. बर्नआउट नहीं करना है खुद को, बेसिकली वही मैं कहना चाहता हूँ. तो जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जब बढ़ाएंगे सबको बता देंगे. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो आज के लिए सारे क्वेश्चंस इतने ही थे हमारे पास. मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे लगे होंगे. इनमें से कुछ आपको किसी तरीके से हेल्प कर पाए, और अगर हेल्प ना कर पाए तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू तो मिल ही गया होगा. नहीं, हेल्प तो जरूर करेगा, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी इस चीज में इंटरेस्टेड है ना, चाहे वो बिजनेस हो, बिजनेस एनालॉजी हो, या फिर आप कार्स के बारे में या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर इंटरेस्ट करेंगी. अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ही ट्विटर पे जाके #AskBroAutomotive लिख के आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब नेक्स्ट पॉडकास्ट में दे पाए. हमारी हमेशा कोशिश ही रहेगी जो हमारे ऑनेस्ट ओपिनियन है आप लोगों तक शेयर करें. अब उसमें आपको कितनी वैल्यू मिलती है या नहीं वो आप लोगों का डिसीजन है. तो अगर आप चाहते हो हमें वापस से करें तो डू लेट अस नो. बाकी यहाँ पे लिखे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स. वी हैव मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बैठा है ऐसे. ट्विटर. अरे सब आ जाएगा. अरे स्क्रीन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मुझे. देखियो क्या आएगा, है ना. करवाएगा तो उसी से बैठा के सारे. नहीं, मैं भी करूंगा साथ में. मैं कितनी मदद करता हूँ इनकी. तो यहाँ पे लिखे हैं, आप इन पे सब पे हमें फॉलो कर सकते हैं. और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना. मैं वही बोल रहा था, तूने पूरा कर दिया. चलो, थैंक यू, बाय बाय, टाटा. टाटा नैनो बोल तो दिया यार. तब से और क्या बोल रहे हैं हर्षल हम. क्या यार हर्षल यार. तेरे को सुनाई नहीं दे रहा. अरे यार, रिकॉल ही किया था अब भी जस्ट. ये नहीं सुना. जो हमने देखा वापस पीछे जाके 20 सेकंड देख लेना. यहाँ पे हमारी पर्सनल आईडीज भी है, ये भी फॉलो कर लेना. ठीक है, दोनों पर्सनल आईडी. चल, बाय बाय.